हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम हार्मोन एथिलीन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। इथिलीन एक गैसियस पॉल्यूटेंट हाइड्रोकार्बन है और बर्ग ने इसको हार्मोन के रूप में पहचाना था। एच.सी. कजिन ने सबसे पहले बताया कि जो पके हुए ऑरेंज होते हैं, राइपेंड ऑरेंज होते हैं, वो अनराइप्ड यानी कि जो कच्चे केले होते हैं, बनाना उनके पकने के लिए उत्तरदायी होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एथिलीन प्रकृति में पाए जाने वाला एकमात्र पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसे फल परिपक्व हार्मोन यानी कि फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये अधिकांश फलों के परिपक्व अवस्था में लाने के लिए यानी कि उसको परिपक्व करने में यूज़ होता है। और 1864 में कुछ वैज्ञानिकों ने देखा कि जर्मनी में कुछ शहरों में पाइपलाइन के रिसाव से स्रावित होने वाली गैस से जो सड़क के किनारे उगने वाले वृक्ष थे, उनके जो फल, उनकी जो पत्तियां थीं वो गिर जाती हैं। ऐसा माना गया कि ये गैस पत्तियों के प्रति जीर्णता यानी कि सेनिसेंस तथा विलगन यानी कि एब्सिशन के लिए उत्तरदायी थी। यह गैस वायुमंडल में अन्य औद्योगिक गैसों यानी कि इंडस्ट्रियल गैसेस के रूप में पाई गई। पादप हार्मोन के रूप में एथिलीन का जो महत्व है वो 19वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ और सबसे पहले एन नेल्जोबो ने 1901 में इसके प्रभाव को बताया और उन्होंने बताया कि ये गैस के रूप में पाए जाने वाला पादप हार्मोन है। ये मटर के नवोद्भिद यानी कि जो नया प्लांट डेवलप होता है, सीडलिंग, उसकी वृद्धि को 3 रूप से प्रभावित करता है। नंबर 1, ये प्ररोह यानी कि स्टेम की लंबाई का वृद्धि रोधक होता है। दूसरा, तने के फूलने में सहायता करता है और तीसरा, ये क्षैतिज वृद्धि में सहायता करता है। बर्ग ने एथिलीन को पादप हार्मोन के रूप में सिद्ध किया और डैनी नामक वैज्ञानिक ने देखा कि एथिलीन गैस फलों के परिपक्व करने में या परिपक्वन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। गाल्स्टन और डेविस ने इस गैस को वृद्धि नियामक यानी कि ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में कहा, क्योंकि ग्रोथ रेगुलेटर होता है। और वर्तमान समय में ये भली भांति ज्ञात है कि एथिलीन का संश्लेषण परिपक्व फलों, फूलों, पत्तियों और जड़ों में होता है और ये प्रकृति में पाए जाने वाला प्राकृतिक गैसीय पादप हार्मोन है। जैव संश्लेषण जो होता है, बायोसिंथेसिस, जो ये हार्मोन होता है, ये कवक प्रजातियों यानी कि फंगल स्पीशीज तथा कुछ जीवाणुओं में भी उत्पन्न होता है। इसके अलावा ये बीज युक्त पादपों में भी पाया जाता है और ये एथिलीन का संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। सामान्यतः पादप एथिलीन का निर्माण जो होता है वो प्ररोह शीर्ष यानी कि शूट अपेक्स में करते हैं और इस गैस का जो उत्पादन होता है वो मूलों में भी यानी कि जड़ों में भी अल्प मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है। इसका संश्लेषण पर्वसंधियों यानी कि नोड्स तथा पर्वों यानी कि इंटरनोड पर भी होता है, परंतु जो एथिलीन होती है उसकी मात्रा पर्वसंधियों पर पर्वों की तुलना में अधिक होती है। पुष्पों की जो जीर्णता है यानी कि सेनिसेंस है, पत्तियों के जो विलगन है तथा फलों के पकने का, ये 3 महत्वपूर्ण कार्य है जो एथिलीन करती है। इसीलिए एथिलीन इन अवस्थाओं में अधिक उत्पन्न होती है यानी कि इसकी जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है और इससे पौधों का जो श्वसन है उसकी जो दर होती है वो भी बढ़ जाती है। इसे श्वसन क्लाइमैक्ट्रिक बोलते हैं। पत्तियों तथा तनों के साथ रगड़ने पर, घाव होने पर या यांत्रिक तनाव वाली परिस्थितियों में विषाणु तथा कीटों के द्वारा संक्रमित अवस्था में भी एथिलीन का उत्पादन बढ़ जाता है।
अब एथिलीन जो होते हैं उसके द्वारा उत्पन्न कायिकी प्रभाव यानी कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है इथाइलिन के, तो सबसे पहला जो काम है वो क्या काम करता है, वो अपरिपक्व फलों को परिपक्व करता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है अपरिपक्व फलों को परिपक्व करना, लेकिन इथाइलिन की अधिक मात्रा से फल नष्ट भी हो सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है इसका वो है ये तने को लंबाई में अधिक बढ़ाता है अपेक्षाकृत चौड़ाई में, यानी कि ये तना जो होता है उसको लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई में अधिक वृद्धि करता है। और ये पुष्पों का जो दल होते हैं यानी कि जो पेटल्स होते हैं, उन पेटल्स के रंगों को हल्का करता है, उनके रंगों को लाइट बनाता है। चौथा, ये अपस्थानिक जड़ों, अपस्थानिक जो जड़ों की जो निर्माण होता है उनके निर्माण को ये प्रेरित करता है। पांचवा, यह हार्मोन पत्तियों, फलों तथा पुष्पों के लिए विलगन को बढ़ाता है। पत्तियों, फलों और पुष्पों आदि के जो वृंत होते हैं, स्टाक होते हैं, वहां पर एक लेयर बन जाती है जिसे एब्सेशन लेयर यानी कि विलगन परत बोलते हैं, जिससे वो समय से पहले टूट कर गिरने लगते हैं और इस प्रक्रिया को विलगन कहते हैं। तो इथाइलिन इस विलगन परत को बढ़ाती है, इन विलगन को प्रेरित करती है, विलगन को बढ़ाती है, जिससे जो पत्तियां आदि हैं वो समय से पहले गिरने लगते हैं। इसके अलावा सिक्स्थ जो उसका फंक्शन है, ये कुछ पादपों में बीजों के अंकुरण को बढ़ाता है, यानी कि बीज अंकुरण में सहायता करता है। सातवां जो इसका फंक्शन है, ये जड़ तथा तने की लंबाई को कम करके रूट हेयर यानी कि जो मूल रोम है उनके निर्माण को बढ़ा देता है, यानी कि रूट और स्टेम की जो लंबाई है उसको थोड़ा कम करता है, लेकिन रूट हेयर्स के निर्माण को ये बढ़ा देता है। तो ये रूट हेयर यानी कि जो मूल रोम है उनके निर्माण को बढ़ा देता है, निर्माण बढ़ जाता है। आठवां, ये ऑक्सिन के जो हार्मोन होता है उसके ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण को कम करता है। नौवां, ये पुष्पन कम करता है, पुष्पन को कम करता है, लेकिन अनानास में ये पुष्पन को बढ़ाता है, यानी कि फ्लावरिंग को बढ़ाता है, पुष्पों को उत्पन्न होने में सहायता करता है। और 10th, जो अनेक पादपों में जो ये बर्ड्स होती हैं यानी कि कलिका यानी कि बर्ड्स तथा बीजों की डॉर्मेंसी यानी कि प्रसुप्त अवस्था को समाप्त करता है, जिससे ये जर्मिनेशन में सहायता होती है, अंकुरण में सहायता होती है। तो ये एथिलीन के कुछ प्रमुख कार्य है कि सबसे पहला कार्य है अपरिपक्व फल को परिपक्व बनाता है, लेकिन बहुत अधिक इथाइलिन फलों को नष्ट कर देती है। ये तने की लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई में अधिक वृद्धि कराता है। ये पेटल्स के रंगों को कम कर देती है, अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित करती है, विलगन परत के बनने को विलगन को प्रेरित करती है, बढ़ाती है। कुछ पादपों में बीज अंकुरण में सहायता करती है और ये जड़ तथा तने की लंबाई को कम करके रूट हेयर के निर्माण को बढ़ाती है, ऑक्सिन के ट्रांसफर को कम करती है और पुष्पन को भी कम करती है, लेकिन अनानास में बढ़ा देती है। और कलिका तथा बीजों की डॉर्मेंसी यानी कि प्रसुप्त अवस्था को भी ये समाप्त कर देती है कुछ पादपों में। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।